अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक कर रहे थे कि थोड़ा सही हुआ था हमारा, भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कैसी है ये, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे अपना छोड़ दिया था। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार सब दे रखा है। भारत किस में है, भारत की स्थिति क्या है, मतलब कि किस स्थान पर है भारत, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यह कर्क रेखा भारत को लगभग कितने बीच में से, भारत के बीच में से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों को में से जाती है, 8 राज्यों में से। फिर अतः अगर कोई पूछे तो भाई सबसे नज़दीक भारत को किस राज्य के शहर से जाती है, तो ये आएगा झारखंड का रांची शहर। फिर अतः यहाँ तापमान उच्च रहता है। यह स्थिति भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बनाती है। फिर समुद्र से दूरी, भारत 3 ओर से किससे, पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। और इसके पश्चिमी तट, पूर्वी तट एवं दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर कैसी समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है, किंतु उत्तरी भारत और उत्तरी पश्चिमी भारत एवं उत्तरी पूर्वी भारत पर समुद्री जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ना के बराबर है। फिर उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ, पर्वतीय श्रेणियों में क्या, हिमालय, सबको पता है हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। और यह मानसून की अवधि में भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनता है। और शीत ऋतु में तिब्बती क्षेत्र से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं के मार्ग में रुकावट पैदा कर भारत को शीत लहर के प्रभाव से बचाने के लिए मतलब रोकता है, भूमिका निभाता है। फिर है आकृति, भू-आकृति। भू-आकृति में क्या, भारत की भू-आकृति संरचना, मतलब कि अगर भू-आकृति में क्या आता है, पर्वत, पठार, मैदान और रेगिस्तान भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग और पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग आदि वर्षा की कम मात्रा प्राप्त करने वाले क्षेत्र है। वायु मानसूनी हवा कैसे प्रभावित करती है, कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे हवा में आर्द्रता की मात्रा हवाओं की दिशा और गति से प्रभावित होता है। फिर ऊर्ध्व वायु संचरण किसे कहते हैं, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभमंडल में, जो आमतौर पर मध्य अक्षांश में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊपर किस क्षोभमंडल जिसे बोलते हैं, ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में तीव्र गति से चलने वाली एक धारा का नाम है ऊर्ध्व वायु संचरण। इसकी गति कितनी होती है, सामान्यतः 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होता है। और यह प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। फिर आता हमारा ये दक्षिणी दोलन है, ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या दक्षिणी दोलन में, इसमें क्या दे रखा है, जब कभी कभी हिंद महासागर ऊपरी सतह का दबाव अधिक हो जाता है, जब हिंद महासागर में ऊपरी सतह का दबाव अधिक हो जाता है, तो क्या होता है कि प्रशांत महासागर के ऊपर कम दबाव बन जाता है। और फिर बनता है तब हिंद महासागर पर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। और दोनों महासागरों के इस उच्च एवं निम्न वायु दाब या अंतर संबंध को क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन कहते हैं। तो ये था दक्षिणी दोलन का। फिर आता है, ये दिखाई नहीं दे रहा, एल नीनो में क्या होता है कि यह पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक क्या है, एक गर्म धारा है। कैसी धारा है ये, गर्म धारा है। फिर है इसके प्रभाव के कारण भारत में क्या होती है, कम वर्षा होती है। इसके प्रभाव के कारण क्या होता है, भारत में कम वर्षा होती है। फिर आता है ला नीना, ये है ला नीना। ला नीना क्या है, यह एक एल नीनो की विपरीत संकल्पना है। और इसके प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है। फिर आता है ये कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण। कोपेन ने कितने भागों में जलवायु को बांटा है, तो उसके बारे में दे रखा। कोपेन ने सर्वप्रथम कब वर्ष 1918 दे रखा है। ये 1918 में विश्व को 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा था। फिर है कि इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इस योजना में वर्ष 1931 में वह 1931 से वह 1936 में संशोधन कर दिया। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित चरों का प्रयोग किया है, मतलब दे रखे हैं प्रकार। फिर है नंबर 1 पर क्या है, वार्षिक एवं
मासिक औसत तापमान, और दूसरे पे क्या वार्षिक एवं मासिक वर्षा, और तीसरे पे क्या वनस्पति। फिर आता कोपेन ने विभिन्न जलवायु प्रदेशों के लिए अंग्रेजी के संकेताक्षरों का प्रयोग किया है। फिर उपयुक्त कारकों के आधार पर कोपेन ने भारत को कितने 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इन्हें व्यक्त करने के लिए कोपेन ने ABCD तथा E का प्रयोग किया। किसका? ABCD E का। फिर अब पुनः वर्षा एवं तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर इन 5 मुख्य प्रकारों को पुनः कितने 9 उप प्रकारों में विभाजित कर दिया। फिर इन उप प्रकारों के लिए कोपेन ने अंग्रेजी के छोटे वर्ण MWHGFC का प्रयोग किया है। फिर भारत को इन्होंने निम्न जलवायु में विभाजित किया है। कौन कौन सी जलवायु में बांटा है ये दे रखा है ना। सबसे पहले बांटा है लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, जिसको बोलते हैं AMW इसके प्रकार। फिर SC जलवायु मुंबई के दक्षिण में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी ग्रीष्म ऋतु में कितनी 250 से 300 सेंटीमीटर तक से अधिक वर्षा होती है। और इस जलवायु प्रदेश में आने वाले मुख्य क्षेत्र दे रखे हैं। कौन कौन से आते हैं? तो मालाबार एवं कोंकण तट, और गोवा के दक्षिण एवं पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इसमें आते हैं। तो ये दे रखा है, ये मैंने ये वहाँ पे स्क्रीनशॉट सही नहीं लिया गया था। ये देख सारे दे रखे हैं, आप देख लेना इसको, साफ से ही दोबारा ले लिया था मैंने। फिर है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। यह जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। अर्थात यह जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय। फिर यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी मानसून से लगभग कितनी 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और जबकि शीतकाल शुष्क रहता है। फिर शुष्क ग्रीष्म मतलब कि शुष्क नरम वैसे रहता है, मतलब पानी होता है उसमें थोड़ी गीली मिट्टी होती है। फिर है आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु कैसे होते हैं? इस प्रकार यह शीतकाल में यहाँ क्या होता है? शीतकाल में वर्षा होती है, और ग्रीष्म ऋतु कैसे होती है? शुष्क रहती है। फिर यहाँ शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी लौटते हुए मानसून को बोलते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से अधिकांश वर्षा होती है, और वर्षा ऋतु की मात्रा शीतकाल में लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होती है, और इसके अंतर्गत तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश आते हैं। फिर आता अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। यह ग्रीष्म काल में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे, और फिर शीतकाल में वर्षा का मतलब नहीं होती, यहाँ पे अभाव रहता है। और यह स्टेपी प्रकार की वनस्पति कैसी पाई जाती है? यहाँ पे स्टेपी प्रकार की वनस्पति। और इसके अंतर्गत मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिम पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में पश्चिम घाट के वृष्टि छाया प्रदेश शामिल होते हैं। फिर आता है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ वर्षा काफ़ी क्या होती है? कम होती है। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और तापमान अधिक रहता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कम होती है, कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। और इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का कौन पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर और गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिणी भाग शामिल होता है। फिर आता है शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। इसमें क्या होता है? इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी भागों में, पूर्वी राजस्थान, असम, मालवा के पठारी भागों में पाई जाती है। और यहाँ गर्मी में तापमान कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जो शीतकाल में 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। फिर आता है लघु ग्रीष्म काल युक्त शीत ऋतु आर्द्र जलवायु। इस प्रकार की जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमालय के पूर्वी भागों में पाई जाती है। कौन सी? लघु ग्रीष्म काल युक्त शीत आर्द्र जलवायु। और शीतकाल ठंडा, आर्द्र एवं लंबी अवधि का होता है। शीतकाल में तापमान कितना 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर आते टुंड्रा तुल्य जलवायु। यहाँ तापमान वर्ष भर कितना 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, और शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। और इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के 3000 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं।
तो ये मैप में दे रखा, आप देख सकते हैं कोपेन के अनुसार, मतलब कोपेन ने जो जलवायु बांटी है उसका ये मैप है हमारे पास। देखो ये पाकिस्तान की साइड है, इधर स्टेपी होती है और यहाँ पे उष्ण मरुस्थलीय है। फिर बीच में शुष्क ऋतु की मानसून, ये देख सकते हो आप। फिर आता है इसमें ये हिंद महासागर है, इधर ये श्रीलंका। फिर आता है इसमें ध्रुवीय तुल्य जलवायु। इसमें क्या होता है, यह तापमान वर्ष भर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और हिमाच्छादी मतलब बर्फीला प्रदेश है ये। और इसके अंतर्गत हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल है। फिर आता है उपयुक्त वर्णन से क्या है, स्पष्ट है कि CWG और AW जलवायु विभागों के मध्य की रेखा ही महाद्वीपीय भारत एवं उष्णकटिबंधीय भारत को विभाजित करने वाली कर्क रेखा के समान होती है, जो किसने डॉक्टर काजी अहमद और डॉक्टर स्टाम्प तथा नॉर्मंड द्वारा प्रस्तुत की गई है। फिर कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश, ये ऊपर दे रखे जो हमने पढ़े वही दे रखे सारे। मानसून की 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया, तापीय और संकल्पना और नवीन संकल्पना। तापीय किसे, इस संकल्पना के अनुसार क्या होता है, मानसून की उत्पत्ति स्थल जल के असमान संगठन, उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। फिर अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। और नवीन संकल्पना क्या होती है कि इस संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। और इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने, फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। फिर मानसून की उत्पत्ति से संबंधित 4 प्रमुख सिद्धांत है, तापीय सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, अल नीनो सिद्धांत, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति तापीय सिद्धांत में क्या दे रखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, ताप है। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबी पड़ती है, तो इससे यहाँ एक वृत्त निम्न दाब का निर्माण होता है। और इस निम्न दाब के कारण उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें अनुपस्थित हो जाती है, जो कि 5 डिग्री से कितने 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच वर्ष भर चलती है। फिर तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है, इस कारण उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। फिर आता है फेरेल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में आने पर ये पवनें अपनी दाहिनी ओर अर्थात उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवाहित होने लगती है। और ये पवनें लंबी समुद्री यात्रा करके आ रही होती है, अतः ये जलवाष्प युक्त होती है, मतलब इनमें जल होता है। फिर बारीक बारीक बूंदे मतलब होती है फुहारे से। फिर मानसूनी हवा आएगी, तो फिर मानसूनी पवनें दक्षिणी पश्चिमी भागों में विभाजित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में 2 वर्षा ऋतु लाती है। प्रथम अरब सागर शाखा के द्वारा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, और द्वितीय बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा होती है। फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पश्चिमी भारत के निम्न दाब क्षेत्र की ओर अभिसरित होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जलवाष्प की कमी के साथ ही वर्षा की मात्रा में भी कमी हो जाती है। फिर आइए व्यापारिक पवनों में 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलने वाली पवनें हैं, जो 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों से कितनी 0 डिग्री अक्षांश के बीच में चलती है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब तक। फिर आता है शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। कैसी पड़ती है शीत ऋतु में, सर्दियों में मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। और इससे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक ठंड होने के कारण उच्च दाब क्षेत्र व निर्माण होता है। फिर है दूसरी ओर क्या होता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का निर्माण होता है, और इस कारण मानसूनी पवनें विपरीत दिशा में उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहने लगती है। फिर शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः चलने लगती है, और पवनें उत्तर पूर्वी मानसून लेकर आती है तथा बंगाल की खाड़ी जलवाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। फिर आई पृथ्वी का वायु परिसंचरण तंत्र, देख सकते हो आप, ये ध्रुवीय पवनें ये दे रखा है, इसमें पछुआ पवनें कहाँ ये दिखा रखा है सारा।
फिर आता है कि मानसून की उत्पत्ति विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत या प्रति विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने? फ्लोन के द्वारा, फ्लोन ने किया था। और इसके अनुसार विषुवतीय पछुआ पवन ही दक्षिण पश्चिम मानसून पवन है और जिसकी उत्पत्ति अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के कारण होती है, मतलब ITC जड़ के द्वारा। फिर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण बोलते हैं इसको हिंदी में, अभिसरण क्षेत्र। ITC जड़ के एक निम्न दाबीय पट्टी है जो क्या है? पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है और वस्तुतः यह एक क्या है? दोलायमान पट्टी है और वह ये ITC जड़ वह क्षेत्र है जहाँ उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है और दोनों पवनों के मिलने से क्या होता है? विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। फिर आता फ्लोन ने मानसून की उत्पत्ति हेतु तापीय प्रभाव को प्रमुख माना। ग्रीष्मकाल में तापीय विषुवत रेखा के उत्तरी खिसकाव के कारण अतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र ITC जड़ विषुवत रेखा के उत्तर में होता है और विषुवतीय पछुआ पवनें अपनी दिशा संशोधित कर भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है और यह दक्षिण पश्चिम मानसून को जन्म देती है। फिर शीत ऋतु में सूर्य की दक्षिणायन होने पर निम्न दाब क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र में बदल जाता है तथा उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें पुनः क्या हो जाती है? चलने लग जाती है, गतिशील हो जाती है। फिर मानसून की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन येस्ट ने किया था और जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल 9 से 18 किलोमीटर के बीच अति तीव्रगामी वायु प्रवाह प्रणाली है और मध्य भाग में इसकी गति अधिकतम कितनी? 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक क्या आवरण का कार्य करती है जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल करेंगे हम अपना ये वायु दाब 200 तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।